अमीर और गरीब बेटी का ससुर। गरीब सुरेश अपने पूरे परिवार के साथ हाथों में शगुन की थाल लेकर अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाने लगता है। तभी अमीर विनोद भी अपने परिवार के साथ घर के बाहर आता है और सुरेश को देख उससे कहता है, अरे सुरेश भाई, लड़के का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हो, जेब में पैसे नहीं है और शगुन की थाल तैयार करने में इतने पैसे खर्च कर दिए। अरे हम लड़के वाले हैं, ये सब तो लड़की वाले को करना चाहिए। भाई साहब, रिश्ता दो परिवार के बीच में होता है और हम लड़के वाले हों या लड़की वाले, हमारी नजरों में तो दोनों बराबर हैं। अगर हम कुछ लेंगे तो हमारा भी फर्ज बनता है कुछ देने का। अरे छोटे लोगों की यही सोच होती है, इसीलिए वो गरीब ही रह जाते हैं। सुरेश और उसका परिवार विनोद की बातों पर ध्यान नहीं देता। कुछ ही देर में विनोद और सुरेश अपने अपने बेटे का रिश्ता लेकर लड़की वालों के घर जाते हैं, जहां लड़की देखकर विनोद रिश्ता पक्का कर देता है, साथ ही कुछ डिमांड भी रखता है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, पर आपकी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बेटी को खाली हाथ भेजोगे। आखिर आपकी बेटी ससुराल में सोएगी किस पर? इसके लिए आप अपनी बेटी को टीवी, बिस्तर, फ्रिज, रसोई का सामान, सोना चांदी तो देंगे ही ना। मेरे भाई के बेटे की शादी हुई थी, जानते हैं, लड़की वालों ने 2 कार, 50 लाख कैश और सोने से पूरे परिवार को लाद दिया था। ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार के बीच भी आप लोगों का नाम हो। सुनिए जी, अब के समय में भला कौन दहेज लेता है? आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अरे तुम चुप करो, उनकी बेटी को हम क्या अपने घर में मुफ्त का खिलाएंगे हैं? शादी के बाद तो हमारी ही सिरदर्द होगी इनकी बेटी। इसीलिए हमारे घर में आने से पहले लड़की के मायके वालों का फर्ज बनता है अपनी बेटी को ये सब देना, समझी? और भूलो मत, तुम भी हमारे घर में दहेज लेकर ही आई थी। विनोद शांति को चुप करवा देता है, तो वहीं सुरेश भी अपने बेटे का रिश्ता कविता से तय कर देता है। भाई साहब, रिश्ता तो पक्का हो गया है। अब आप ये भी बता दीजिए आपकी मांग क्या है, ताकि हम अपने हैसियत के अनुसार आपको दहेज दे सके। बहन, ऐसी बातें बोलकर हमें छोटा मत कीजिए। आपकी बेटी हमारी भी घर की बेटी है और हमारे घर की ही बेटी बनेगी। हमें दहेज नहीं चाहिए। जी, ये आप क्या कर रही हैं? हमारी भी बेटी है, कल को उसकी शादी करेंगे तो कहाँ से पैसे जोड़ेंगे? और वैसे भी दहेज पुरानी प्रथा है, अगर वो कुछ देना चाहते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? आशा, तुम जब भी शादी करके आई थी तो हमने तुम्हारी घर वालों से दहेज नहीं लिया था, और तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं अपने बेटे के लिए दहेज लूंगा? मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूँ, उसे बेच नहीं रहा, समझी तुम? समय गुजरता है और बहुत जल्द विकास और अमित की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों ही परिवार की बहुएं दरवाजे पर खड़ी होती हैं। माँ, हमें आए 5 मिनट से ऊपर हो चुका है, आप गृह प्रवेश क्यों नहीं करवा रही हैं? अरे बेटा, थोड़ा सब्र रख। बहू के पिता ने कहा था कि बहू से पहले दहेज का सामान आ जाएगा, पर अब तक आया नहीं है। पहले हम दहेज का सामान सेट करेंगे, उसके बाद ही तो बहू का गृह प्रवेश होगा। पहले दहेज का सामान सेट करने में समय लग जाएगा, वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं। पहले गृह प्रवेश करवा लेते हैं। जब तक दहेज का सामान नहीं आता, विनोद अपनी बहू का गृह प्रवेश नहीं होने देता। ये देख नूपुर को काफी बुरा लगता है और वो परेशान होकर के अपने बगल वाले पड़ोसी के परिवार को देखती है, जो गरीब था, पर फिर भी उसका ससुर अपनी बहू का गृह प्रवेश अच्छे से करवा रहा था। अरे आशा, तुम सास बन गई हो पर अब भी तुम्हारे पास अकल नहीं आई। इतनी दूर से मेरे बेटे बहू सफर करके आए हैं, पहले उनकी नजर तो उतार दो। बहू ना लेकर आ गए, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे घर खजाना आ गई हो। अरे पहले गृह प्रवेश तो होने दो। अरे मेरी बहू किसी खजाने से कम भी नहीं है। वो लोग गरीब हैं, पर फिर भी उसके ससुर कितने अच्छे हैं जो अपनी बहू की नजर उतार रहे हैं। और एक मेरे ससुर को देखो, बहू दरवाजे पर है और उन्हें दहेज के सामान की चिंता है। जहां सुरेश पहले अपनी बहू की नजर उतार के उसका गृह प्रवेश करवाता है, तो वहीं पहले विनोद दहेज का सामान घर में रखवाता है और उसके बाद अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाता है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन दोनों ही बहू की अपने ससुराल में पहली रसोई होती है। भाभी, आप तो काफी बड़े घर से हैं, फिर भी आपको सारा खाना बनाना आता है? सब कुछ कितना टेस्टी बना है। मुझे तो चाय तक बनानी नहीं आती है। मैं तो अपनी शादी होने से पहले आपसे खाना बनाने की ट्रेनिंग लूंगी। बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तुम्हारी पहली रसोई का नेग। बहू, अच्छी बात है कि तुम्हें खाना बनाना आता है, पर इतना नमक मसाला डालोगी तो महीने भर का राशन तुम 15 दिन में ही खत्म कर दोगी। ये लो 100 रुपए, तुम्हारी पहली रसोई का नेक। पापा, हद होती है किसी भी चीज की। विकास को अपने पिता का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता और वो खाने से उठ जाता है। तो वहीं जब गरीब परिवार अपनी बहू के हाथ का खाना खाता है, तो सुरेश अपनी बहू की सबसे ज्यादा तारीफ करता है। अरे बहू, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी जो इतना अच्छा खाना खिला सके। ये लो, तुम्हारी पहली रसोई का नेक 2000 रुपए। बहू, तेरे ससुर तो कभी तुझे तेरी कमियां नहीं गिनवाने वाले, पर तूने नमक मिर्च ज्यादा ही कर रखा खाने में। हम लोग को इतना मिर्च और नमक खाने की आदत नहीं है, तो कल से नमक और मिर्च थोड़ा कम डालना।
माँ, पहली बार भाभी ने खाना बनाया है। भाभी खाना सच में बहुत अच्छा है, पर थोड़ा स्पाइसी है। जहाँ कविता की पहली रसोई अच्छे से होती है तो वहीं अपनी पहली रसोई में भी नूपुर को काफी बुरा लगता है और वो अपनी माँ से इस बारे में बात करती है। माँ, तुम जानती हो आज मेरी पहली रसोई थी। तुम तो जानती हो वहाँ सभी को मेरे हाथों का खाना पसंद है, पर यहाँ तो मेरे ससुर ने उसमें भी कमियां निकाल दी। बेटा, सबकी पसंद अलग होती है और ससुर थोड़े सख्त मिजाज के ही होते हैं। धीरे धीरे तुझे इन सबकी आदत हो जाएगी, इसलिए ज्यादा सोच मत। तो वहीं कविता अपने भैया भाभी को फोन करती है और अपनी खुशी बताती है। माँ, बात करो अपनी बेटी से। आज तुम्हारी बेटी बहुत खुश है और बस अपने ससुर की तारीफ किए जा रही है। तो सच कह रही है ना बेटा? भगवान करे तू ऐसे हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे। इसी तरह अपने सास ससुर का और पूरे परिवार का ख्याल रखना। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब नूपुर घर में काम कर रही होती है तो विनोद अपनी बहू के पीछे पीछे घूमता है। क्या हुआ पापा जी, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? कुछ खो गया है क्या? बहू, मैं अपना सामान बहुत संभाल के रखता हूँ, पर लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। जरा कोने में देखना, कितनी धूल है। सोफे के नीचे से भी तुमने झाड़ू नहीं लिया और अभी तक डस्टिंग भी नहीं की। मेरी माँ ने मुझे सारे संस्कार दिए हैं। हाँ, देख रहे हैं तुम्हारे सारे संस्कार। यही संस्कार दिए हैं ना कि ससुर से जुबान चलाओ। अभी बताता हूँ मैं तुम्हारे परिवार को कि उन्होंने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए। इतना बोल विनोद नूपुर की माँ को फोन कर देता है। अपनी बेटी की शिकायत सुन सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो नूपुर को फोन करके डांटने लगती है। माँ, मैं यहाँ एडजस्ट ही कर रही हूँ, पर बिना गलती के कोई मेरे माँ बाप को कुछ बोले मैं ये नहीं सुन सकती। तुझे तो समझाना ही बेकार है। अच्छा हुआ कि तेरे ससुर ने तेरे पापा को फोन नहीं किया। अगर तेरे पापा को ये बात पता चलती तो उन पर क्या बीती थी, सोचा है तूने? तो वहीं जब कविता अकेले घर के कामों में लगी होती है तो ये देख सुरेश को बड़ा ही बुरा लगता है और वो अपने घर वालों पर नाराज होता है। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हाँ? बहू अकेली पूरे घर का काम कर रही है। हम इस घर में बहू को लेकर आए हैं, ना कि नौकरानी। बहू, अब तुम आराम कर लो। ये डस्टिंग सब्जी काटने का काम मैं कर दूंगा। पर पापा जी, मेरे होते हुए आप? अरे अगर आप इसी तरह बहू को सर पर चढ़ाने लगे ना तो एक दिन यही बहू आपको नौकर बनाकर रखेगी। बुढ़ापा आने से पहले ही इतना काम चोरी करोगी ना तो बुढ़ापे में चल भी नहीं पाओगी। इतना बोलकर करिश्मा और सुरेश कविता के घर के कामों में मदद करवाते हैं। समय गुजरता है और अकेले घर में काम करने की वजह से नूपुर की तबीयत खराब हो जाती है। तो वहीं ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से कविता की भी तबीयत खराब हो जाती है। गरीब होने के बाद भी सुरेश अपनी बहू को महंगे हॉस्पिटल में ले जाता है। तो वहीं विकास अपने पिता से लड़कर अपनी बीवी को महंगे हॉस्पिटल में ले जाता है, जहां दोनों का परिवार अपनी बेटियों से मिलने के लिए आता है। मेरी बच्ची, तुझे क्या हो गया? तू ठीक तो है? हाँ माँ, अब कविता बिल्कुल ठीक है। पापा, चलिए काउंटर पर पैसे भर कर आते हैं। पापा जी, ये कितना महंगा हॉस्पिटल है। आप मुझे किसी छोटे हॉस्पिटल में लेकर चले ही जाते हैं। बहू, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अगर तेरी जगह आज करिश्मा होती तो उसे भी मैं इसी अस्पताल में लेकर आता। अब तुम अपनी माँ के साथ थोड़ी सी बातें करो, मैं अभी बिल भर कर आता हूँ। जहां सुरेश अपने दोस्तों से कर्ज लेकर काउंटर पर हॉस्पिटल का बिल भर रहा होता है तो वहीं बिल भरने के बाद विनोद नूपुर के भाई को हॉस्पिटल में खर्च गिनवा रहा होता है। बेटा, तुम्हारे पिता को तुम्हें यहाँ भेजने से अच्छा खुद को आना चाहिए था। जानते हो कितना महंगा हॉस्पिटल है? तुम्हारी दीदी का इलाज करवाने में पूरे 50,000 रुपए खर्च हो गए हैं। घर से हॉस्पिटल आने का खर्चा, फिर इसे जो ग्लूकोज चढ़ा उसका खर्चा, बेड का खर्चा, अभी जो नर्स इसे चेक करके गई थी उसका खर्चा, और अब दवाइयों का अलग से खर्चा। माफ करना अंकल जी, मेरी दीदी की वजह से आपके ज्यादा पैसे खर्च हो गए, पर अभी मैं काम नहीं करता। मैं घर जाकर पापा को बता दूंगा और दीदी के इलाज में जो भी पैसा खर्च हुआ है वो पापा आपको भेज देंगे। अरे नहीं साले साहब, इन सब की जरूरत नहीं है। इतना बोल विकास अपने पिता को जबरदस्ती खींचकर बाहर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात सुरेश से होती है और वो बिल पे करते हुए सुरेश से कहते हैं, तुम्हारी बहू तो कुछ करती भी नहीं है, फिर भी बीमार पड़ गई। जेब में पैसे नहीं है और अपनी बहू को इतने महंगे हॉस्पिटल में लेकर आ गई। अरे किसी झोले छाप डॉक्टर से इलाज करवा लेते। अंकल, हम गरीब जरूर हैं, पर हमारे लिए पैसों से ज्यादा अहमियत इंसानों की है। दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। अमित की बातें सुनकर विनोद काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। समय गुजरता है और ठीक होकर नूपुर अपने ससुराल आती है और एक दिन खाली समय में अपनी दोस्त से फोन पर बात करती है। मेरी तो सास ही अच्छी है, ससुर से तो अच्छा मुझे 4 सास मिल जाती है। एक पल को सास को संभालना आसान है पर ससुर को नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने पैसे देकर तुम्हारा इलाज नहीं करवाया था। मेरी बदौलत जिंदा हो आज और मेरी ही बुराई कर रही हो। शांति, काजल, विकास, सब इधर आओ। देखो कैसे तुम्हारी लाडली बहू मेरी बुराई कर रही है दोस्तों से। मैं बुराई नहीं कर रही थी, पापा जी बस थोड़ी सी बातें कर रही थी। अरे रहने दो, अपने कानों से सुना है मैंने। ये सब संस्कार देकर भेजा है तुम्हारे माँ बाप ने। विनोद छोटी सी बात पर नूपुर को घर से निकाल देता है। बेचारी नूपुर रोते हुए घर जाती है, जहां उसके पिता नूपुर को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे नूपुर, तू यहाँ ऐसे अचानक और रो क्यों रही है? पापा,
दीदी के ससुर बहुत बुरे हैं। उस दिन मैं भी जब दीदी को देखने हॉस्पिटल गया था तो वो मुझे खर्चा गिनवा रहे थे। हम कोई गरीब नहीं जो मेरी बेटी उस अमीर परिवार में एडजस्ट करे। अब मेरी बेटी यहीं रहेगी जब तक वो लोग खुद इसे लेने नहीं आ जाते। घर में विनोद की चलती थी, इसलिए कोई उसके खिलाफ नहीं जा पाता। तो वहीं जब कविता कोई दोस्त उससे मिलने उसके घर आती है तो सुरेश खुद उन सभी के लिए चाय, ब्रेड, पकौड़े, समोसे लेकर आता है और अपनी बीवी से कहता है, अरे भगवान, हमारी बहू की दोस्त उससे मिलने आई है। बहू को थोड़ा आराम करने दो, अपनी दोस्तों से बातें करने दो। घर आए मेहमानों की खातिरदारी तुम और करिश्मा देख लो। यार तेरे ससुर तो बहुत अच्छे हैं, किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे ससुर। सही कहा तूने, मेरे ससुर मेरे पापा से भी बढ़कर हैं मेरे लिए। जहाँ शादी के बाद कविता गरीब ससुराल में आकर भी खुश थी, तो वहीं शादी के बाद भी नूपुर को कोई खुशी नहीं मिलती। कुछ ही दिनों में काजल की शादी हो जाती है और विनोद अपना एक पैसा न खर्च कर अपनी बहू के सारे सोने चांदी, गहने, गाड़ी और दहेज का सामान अपनी बेटी को शादी में दे देता है। पर जब इस बारे में विकास को पता चलता है तो वो अपने पिता के खिलाफ हो जाता है। पापा, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ मेरी बीवी का था, उसके मायके से आया था। आपको अपने दम पर अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए थी। आप इतने कंजूस कैसे हो सकते हैं? विकास और विनोद के बीच इतनी ज्यादा बहस छिड़ जाती है कि सभी मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं और ये देखकर हंसने लगते हैं। और विकास अपने पिता का घर छोड़कर अपनी बीवी के पास चला जाता है। समय गुजरता है और 6 महीने बीत जाते हैं। अब विनोद को खाली घर खाने को दौड़ने लगता है। तो वहीं बात बात पर शांति भी अपने पति को ताने देती है। देख रहे हो हमारे पड़ोसी को, कितने गरीब हैं पर फिर भी वो लोग कितने खुश हैं। सुनने में आया उसकी बहू गर्भवती है। अगर आज हमारे छोटे बेटे बहू साथ होते तो हमारा घर परिवार भी ऐसे ही खुशियों से भरा होता। इतना सब होने के बाद भी विनोद की अकड़ नहीं जाती और वो अपने बेटे को फोन करता है। ससुराल में घर जमाई बनकर रहने का इरादा है क्या? कारोबार नहीं संभालना? चुपचाप से घर आ जा, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा। छोड़ दे उस बदतमीज लड़की को। पापा, अगर मैंने दूसरी शादी कर भी ली तो आप मेरी उस बीवी का भी यही हाल करेंगे जो नूपुर का किया है। इसलिए अब मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होता। समय गुजरता है और अब विनोद की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि शांति भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो भी ज्यादा अपने पति का ख्याल नहीं रख पाती। ऐसे ही एक दिन घर के बाहर जब विनोद कुर्सी पर बैठा होता है तो शांति उसके लिए चाय लाती है और वो दोनों देखते हैं सुरेश के पैरों में चोट लगी है और उसकी बहू सहारा देकर अपने ससुर को घर से बाहर लाकर के कुर्सी पर बैठा रही है। अगर आज हमारी बहू होती तो वो भी आपकी दवाई और खाने का ख्याल रख रही होती। मैं तो खुद बूढ़ी हो गई हूँ, इतना बड़ा घर है, अकेले अब कुछ कर भी नहीं पाती और ना ही सही से आपका ख्याल रख पाती हूँ। आपको पता है सुरेश भाई साहब की समधी भी उनसे मिलने के लिए आती रहती है और हमारी तो यहाँ बात भी नहीं होती। अरे विनोद भाई साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? भाभी जी ने बताया था कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मैं ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। मेरी बहू भी कविता बहू की ही तरह है। अगर वो होती तो सच में हम दोनों बुढ़े बुढ़िया का ख्याल रख रही होती, पर वो तो मुंह बनाकर बैठी अपने मायके में। बैठे रहने दो उसे वहीं। खाली घर खलने लगता है और वो शांति से कहकर अपने बहू बेटे को घर बुलाता है और ससुराल में आते ही फिर से नूपुर घर का और सास ससुर का ख्याल रखती है। पापा जी, आपकी दवाई, आप मेरे ससुर हैं। मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए हैं कि सास ससुर हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना कर ले, पर उन्हें हमें अपने माँ बाप की तरह मानना चाहिए। इसलिए जब माँ जी ने मुझे ये बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको हमारी जरूरत है, इसलिए बिना सोचे समझे मैं यहाँ आ गई। विनोद नूपुर की किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देता और इसी तरह नूपुर अपने ससुर का अच्छे से ख्याल रखती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और एक दिन सुरेश अपने पोते के साथ घर के बाहर खेल रहा होता है और आशा अपने पोते को लेकर शांति के पास आती है। भाई साहब, अब आपकी तबीयत ठीक तो है, अगर नहीं भी ठीक है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आखिर आपकी बहू भी तो गर्भवती है। विनोद को जब आशा से यह पता चलता है कि उसकी बहू भी प्रेग्नेंट है, उस दिन उसका सारा घमंड टूट जाता है। बहू, तुम गर्भवती हो, अब मुझसे ज्यादा अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारी सास से कहूंगा फल फ्रूट लेकर आ जाए। मैं तुम्हारे लिए भले ही कितना ही बुरा रहा हूँ, पर अपने पोते पोती से मैं बहुत प्यार करूंगा। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर सुरेश भाई साहब की तरह मैंने भी अपनी बहू को बेटी माना होता तो शायद मैं इतना अकेला ना होता। अरे कोई बात नहीं समधी जी, अब तो आपने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह मान लिया ना। अब जो बीत गया उसे भूल जाओ। विनोद इतनी बड़ी खुशी अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कुछ दिनों बाद अपनी बहू की गोद भराई करता है और बहुत जल्द उसकी बहू को एक बेटी होती है जिसके साथ विनोद हर पल रहता है और सुरेश की तरह अपनी पोती का ख्याल रखता है।